नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हाँ, एक बार फिर मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो गर्मा गई है। कोरोना काल के बावजूद मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, हम सभी जानते हैं। और इस वक्त हम इसी मुद्दा पे बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के पूर्व विधायक इस वक्त हमारे साथ के श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं, और वो इस वक्त केरेरा विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीवास्तव जी पब्लिक लाइव में। जी नमस्कार, धन्यवाद। चूंकि मेरा पहला और सीधा सवाल है, चूंकि हम सभी जानते हैं कोरोना काल में इस वक्त पूरा विश्व है, पूरा हिंदुस्तान है, और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से क्या इस वक्त जो आंकड़े हैं हम सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश की जो सियासत है इस वक्त गरमाई हुई है, यूं कर ले कि अपने बिल्कुल अंतिम चरण पे है उपचुनाव को लेकर। सबसे पहला जो मेरा सीधा सवाल है, केरेरा का जो दंगल है उसमें बीजेपी कितना, क्या लग रहा है कि विजयी हो पाएगी? पहला सवाल। जी रंजीत भाई, मध्य प्रदेश के 24 उपचुनाव है। इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ मैदान में है और हमारा भरोसा है कि हम 24 की 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जीत करके आएंगे। और करेरा में मैं स्वयं वहां हूं। मैंने जो परिस्थिति है 10-15 दिन से मैं वहां रहा हूं और गांव में जाना हुआ मानस बना है, और इसलिए हमें भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं की दम पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के जो सेकंड कार्यकाल है, ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के, और हम जनता जनार्दन का विश्वास जीतेंगे। देखिए, आप भी दावा कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि इस बार का जो उपचुनाव होगा सारे सीट वो जीत कर आएंगे। आप भी दावा कर रहे हैं? नहीं, हम दावा नहीं कर रहे। हम दावा नहीं कर रहे, हम जनता पर भरोसा कर रहे हैं। हम ताल ठोक करके बात नहीं कर रहे, हम जनता की नब्ज टटोल करके बात कर रहे हैं। और जनता का मानस जो बना है, हम उस मानस के हिसाब से बात कर रहे हैं, अपने काम के आधार पर बात कर रहे हैं, अपनी कार्य पद्धति के आधार पर, अपने कार्यकर्ता के स्वभाव और उसकी प्रवृत्ति के कारण बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। एक और जो अहम सवाल है वो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, क्योंकि केरेला का जो विकास जो जितना होना चाहिए था इस वक्त उतना नहीं हो पाया, हम सभी जानते हैं, और आप भी इस चीज को जानते हैं, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। दूसरी जो इसी में मैं जोड़ूंगा, मेन चुनाव और उपचुनाव में काफी अंतर होता है, और तब अंतर और बढ़ जाती है जब इस तरह के वैश्विक महामारी से देश और दुनिया गुजर रहा होता है। तो इस वक्त वोटर को कैसे राजी कर पाएंगे वोट देने के लिए, घर से कैसे निकलवा पाएंगे, एक बड़ा सवाल भी है। देखिए, ऐसा है कि हम सब जान रहे हैं वैश्विक बीमारी है कोरोना, और स्वाभाविक रूप से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखना है। और इसी अनुभव के साथ, इसी सावधानी के साथ हम सबको चुनाव प्रचार में भी जाना है, और हम सबको लोगों के बीच अपनी बात भी रखनी है, कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बातचीत करनी है, और लोग निकलेंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि कितना हम निकाल पाएंगे, कितना लोग आएंगे, लेकिन लोगों में भी जिज्ञासा है। एक 15 महीने की जो सरकार देखी, एक 15 साल की सरकार देखी, एक 15 महीने में जो त्रस्त हुए हैं लोग, और इसके कारण शिवराज जी को वोट देने के लिए कहीं से फिर से वो कमलनाथ जी की सरकार देखना ना पड़े, फिर शिवराज जी की सरकार हम लाए, इसको स्थायी भाव दे सके, और इसलिए लोगों में उत्साह आएगा और वो वोट देने निकलेंगे। ठीक है, एक और जो अहम सवाल मैं इसी में थोड़ा सा जोड़ूंगा, कौन कौन से जो मुद्दे हैं, क्योंकि हम जानते हैं उपचुनाव है, चुनाव में सारे मुद्दे, चूंकि चुनाव की स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, चूंकि तब जो हालात थी आपसे भी छुपी नहीं है, हर कोई जानते थे कि कांग्रेस और बीजेपी उस वक्त, और जो इस वक्त आपके कैंडिडेट हैं वो उस वक्त कांग्रेस में थे और इस वक्त बीजेपी में है। लेकिन मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बार जब आप उपचुनाव में जाएंगे तो आपके पैमाना क्या होगा, मुद्दा क्या रहेगा, और किस बिहाफ पे आप वोट मांगेंगे? देखिए, मुद्दा सीधा सीधा है। कल्याणकारी योजनाओं को पिछली सरकार ने, जो कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार आई थी, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। शिवराज सिंह के नेतृत्व में हमने गांव गली तक विकास किया, हमने गरीब का ध्यान रखा, हमने ऐसा कोई विषय नहीं था जिसको हमने छुआ नहीं हो, कोई अनछुआ नहीं। किसानों के मामले में, कर्मचारियों के मामले में, कहीं कांग्रेस की सरकार जब हुआ करती थी उस समय 300 और 500 रुपए कर्मचारी को वेतन मिलता था। आज 40-50 हजार अगर किया तो हम कर्मचारी हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, महिलाओं माने की सुविधाओं के वाले मामले में हो,
हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेकर के और कन्या पूजन से लेकर के उसका कन्यादान से लेकर के उनको साइकिलों की व्यवस्था, बच्चों को ड्रेस, ये सारी चिंता जो हमने की है, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे थे, उन मुद्दों को, गरीब को कैसे हम गरीबी से ऊपर हटाएं। केवल नारा नहीं दिया कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ कह के हमने गरीबी नहीं हटाई, हमने लोगों को विकास के लिए काम किया है और उनकी योजनाओं को बना करके धरातल पर उतारा है। और इसलिए वो विषय, और फिर संबल जैसी योजनाएं हमने बनाई, तीर्थ दर्शन जैसी योजनाएं हमने बनाई। उसके बाद जब 15 महीने की कमलनाथ की सरकार आई और उसने इन योजनाओं को जब बंद किया, ढिढोरा पीटा, 25,000 की जगह 50,000, 51,000 कन्यादान में देंगे, एक पैसा आज तक नहीं पहुंचा है, लिस्टें अटकी पड़ी हुई है। आज 1.5 वर्ष 2 वर्ष हो गए हैं, कोई पे सारी योजनाएं बंद कर दी थी। तो अब इसी मुद्दे पर कि ये योजना फिर से चालू हो गई, शिवराज जी आ गए हैं और उसके बाद फिर से वो योजना किसानों की हो, बेटियों की हो, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, महिलाओं की प्रसूति वाले मामले हो, 5,000 रुपया अंत्येष्टि वाला भी, जो कफन खरीदने का जो काम हमारी सरकार, कफन मिल जाए उसको अपने फूल अस्थि विसर्जन के लिए कम से कम 5,000 रुपये उसके हाथ में आ जाए, ऐसे संकट के वो पैसा तक नहीं दिया। तो ये सब चीजें हमारी सरकार ने फिर लागू की है और इसी विषय को लेकर के हम जाएंगे। केंद्र सरकार ने भी पिछले 5 साल में जो काम किया, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, ऐसी कई योजनाएं, इन सब योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और यही मुद्दे हैं। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास केवल भ्रम जाल के कारण सरकार बनाई थी, मोह जाल के कारण सरकार बनाई थी, लालच देकर के सरकार बनाई थी, पूर्ति हुई नहीं है और इसलिए लोग का मोह भंग उनसे हो गया है और सरकार फिर से भाजपा की बने, इसलिए लोग हमें देंगे। अब दुनिया भर की बयानबाजी जरूर कर सकते हैं उल्टी सीधी। क्योंकि आपने कहा कि कांग्रेस मतलब गफलत में सरकार बना ली थी, लालच देकर सरकार बना ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ये आरोप लगाती है कि आपने भी लालच देकर तो उनके विधायक को तोड़ लिया। ऐसा कांग्रेस पार्टी भी आरोप लगाती है कि आपने भी सिंधिया को अपने पाले में कर लिया। यही मैंने, देखो ऐसा है, जमीर जागना, जो वादे तुमने वचन पत्र में किए थे जनता के बीच में, जो तुम घोषणाएं करके आए थे, जो तुमने 10 दिन में कर्ज माफी का बात की थी, राहुल गांधी ने खुद कहा था कि 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा अगर कर्ज माफी नहीं हुई। कितनों को हुई सबको पता है। जो वचन पत्र तुम्हारा था वो चाहे कर्मचारियों के विषय में हो, किसानों के संबंध में हो, उस जब वचन पत्र की पूर्ति नहीं हुई तो सब लोग एक से नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों का जमीर जागा, उन लोगों ने इस्तीफे देकर के और ऐसी सरकार को गिराया। जमीर जागना ये बड़ी बात होती है, कोई दल छोड़ना छोटी बात नहीं होती। दल तभी छोड़ता है आदमी जब जमीर उसका कब तक बर्दाश्त करेंगे। और इसलिए सिंधिया जी और उनके साथ 22 विधायक छोड़ करके आए। कोई सरपंची का भी पद नहीं छोड़ता, विधायक की बड़ी बात होती है। जमीर जब जग जाए तो कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसलिए उनका जमीर जाग करके आए। हमने कोई उनको झूठे वादे या कोई गलत फहमी या कोई खरीद फरोख्त या ऐसे करके नहीं। ये आरोप लगाएगी कांग्रेस, मुझे पता है, केवल यही आरोप लगाएगी। एक और जो अहम सवाल इससे पहले कि मैं केरेला विधानसभा के जो कुछ समस्या हैं वो मैं आपके सामने सवाल उठाऊं, पूछूं आपसे, उससे जानकारी लूं, उससे पहले चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो इस वक्त आपके पाले में जो गए हुए हैं, जिनको आपने कैंडिडेट बनाया, वो पहले कांग्रेस के थे और बहुत सारे समर्थक जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, सम्मिलित हैं। तो क्या, चूंकि हम सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों का जो आइडियोलॉजी की बात कर लें, विचारधारा की बात कर लें, बिल्कुल अलग अलग है, ये हम सभी जानते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि नदी के 2 छोर हैं, 2 किनारे, मतलब बिल्कुल मिल नहीं सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस से जो समर्थक और जो लोग आए हैं, क्या वो बीजेपी में घुल गए हैं? क्या बीजेपी उनको अपना पाई है या अभी भी कहीं ना कहीं कुछ फर्क है? जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें आती हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीच में कलह है, कुछ ऐसी चीजें चल रही है बीजेपी में जो अभी तक सामंजस्य नहीं बैठा पाई है। क्या है, कुछ क्लियर कर दें। इस वक्त आपको पूरा मध्य प्रदेश भी और पूरा भारत भी देख रहा है। रंजीत जी, आपने बिल्कुल सही वाजिब सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, दोनों विचारधाराओं में एक अंतर है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व चलता है, हम संगठन और विचार को लेकर काम करते हैं। कांग्रेस में व्यक्ति परक संगठन है, व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, हम विचार के साथ जुड़ते हैं और इसलिए जो लोग हमारे साथ 22 आए हैं उनमें और हमारे विचारधारा में एक अंतर है, स्वाभाविक। लेकिन हमने सेवा भाव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचार के साथ जुड़ता है
और जनता और जनता को हम जनार्दन मान करके काम करते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की इस जनार्दन के लिए, इस प्रभु के लिए अपना प्रभु मानते हैं जनता को, और इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि मोह न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। इस जनता के लिए मैं उस काम को करना चाहता हूं जिससे स्थायी सरकार बनी रह सके, कल्याणकारी योजना उस गरीब जनता जनार्दन के पास पहुंच सके। और इसलिए हमारा कार्यकर्ता पूर्ण मनोभाव के साथ अपना मानस बना करके काम में लगना प्रारंभ हो गए हैं। अब कांग्रेस के जो लोग हमारे साथ मित्र भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, स्वाभाविक है वो एक व्यक्तिवादी संगठन से आए हैं, लेकिन अब उनमें भी इस संगठन को समझने की इच्छा बढ़ी है, समझ रहे हैं, और समझ करके संगठन को लेकर के ग्राम केंद्र, पालक केंद्र, मंडल, ये सब समझ करके और संगठन लाइन पर चलना प्रारंभ हुए हैं। थोड़ा समय लगेगा और इसलिए हम विकसित में आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय और एक बड़े काम के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, जनता के भले करने के लिए, मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए सहमत है। और कार्यकर्ता दोनों मिलकर के जो आए लोग आगंतुक हैं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं के जी, हम भी यही चाहते हैं और तमाम दर्शक भी यही चाहते होंगे, और जितने भी मध्य प्रदेश के जो आम जनता है, जो वोटर है, वो भी यही चाहते होंगे कि एक्स्ट्रा उन पे वर्डन ना मिले, क्योंकि बार बार चुनाव में जाना भी अच्छी बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो हम भी चाहते हैं और यहाँ के तमाम जनता भी चाहती है कि उनको एक अस्थिर सरकार मिले जो 5 साल चलाए और 5 साल के अंदर जो भी उन्होंने वायदे किए हैं उसको पूरा कर पाए। एक और जो अहम सवाल और गंभीर सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपकी सरकार उसके लिए क्या कर पाएगी, चूंकि करेरा, आपको पता है सिंध नदी में जो उत्खनन का जो मामला है, खास करके रेत को लेकर बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि वहां पे इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, और जो माफिया है बिल्कुल सक्रिय हैं, उसको आपकी सरकार और आप कैसे ठीक करेंगे जो बड़े व्यापक पैमाने पे फैले हुए हैं? उत्खनन का मामला हमेशा उठता है वहां पे। 15 वर्ष मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार चली है। एक समय खनिज से जो राजस्व मिलता था वो बहुत कम मिलता था कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में। मैं विधानसभा में पिछली बार था, खनिज के ऊपर मेरा भाषण भी था, तब मैंने कहा था कि तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति। हमने खनिज से राजस्व बढ़ाया है, हमारे एक राजस्व बढ़ाने की एक साधन हमारा बना था। आज 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार रही, इन खनिज माफियाओं के हौसले फिर से बढ़े थे, फिर से वो निकल करके बाहर जो 15 सालों से दड़बों में घुसे हुए थे वो फिर से सड़कों पर आ गए थे, और अब वो फिर से सरकार शिवराज जी की आई है। ऐसे खनिज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। चूंकि मेरा सवाल इसलिए था श्रीवास्तव जी, क्योंकि आप भी जानते हैं अवैध खनन का मुद्दा कई सालों से उठ रहा है, लोग उठाते भी हैं, बहुत सारे इनमें छानबीन भी होती है, करने वाले ही उठाते हैं, जो करने वाले हैं वही उठाते हैं। आपको पता है शिवपुरी का, पिछोर का, आपको सब पता है पिछोर में कौन खनिज माफिया है, कितनी अवैध खदानें चल रही है शिवपुरी में, चाहे वो फर्सी पत्थर की खदानें हो या खनिज बालू की खदानें हो। लेकिन हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ ऐसे खनिज माफिया, चलिए हम भी उम्मीद यही करते हैं कि जो इस तरह के जो अवैध खनन करते हैं उनको रोका जाए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक को और पृथ्वी को नुकसान ही होता है, आसपास के एरिया को काफी नुकसान होता है। लेकिन एक और जो गंभीर सवाल, चूंकि आपके ही क्षेत्र में, जहां पे अभी आप जिस क्षेत्र के आप उपचुनाव के प्रभारी बने हुए हैं, वहीं एक जगह है सोन चिड़ैया, आप भी जानते हैं, वहां आज भी जो विकास होना चाहिए था और जो विकास दर है वो बिल्कुल ना के बराबर है। क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 15 साल आपकी सरकार थी, रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थे वो नहीं हो पाई है। तो क्या इस बार जब उपचुनाव में जाएंगे, आप जीत कर आएंगे, तो क्या तमाम जनता से ये वायदा करते हैं कि वहां के जो विकास की जो स्थिति है उसको हम और तेजी से बड़े पैमाने पे ले जाएंगे, विकास करेंगे, या क्या क्या कुछ कह सकते हैं, बताएं। रंजित भाई, आप जानते हैं केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल पहले आई, यानी ये सेकंड टर्न है। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। करेरा विधानसभा में भी 2 बार से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत कर नहीं आया। सोन चिड़ैया अभ्यारण्य, जो सोन चिड़ैया अभ्यारण्य की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इन्हीं कांग्रेस सरकार की देन थी। यहां विधायक भी उनके ही थे और केंद्र में सरकार उनकी थी। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो सोन चिड़ैया अभ्यारण्य वाला मामला है, ये केंद्र सरकार के पास है
पर्यावरण मंत्रालय के पास की नहीं कोई पूर्ति करने के लिए, जिसके कारण ये उन जो 30-32 गांव है वहां का कैसे विकास और डेवलपमेंट हो पाए, उसकी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार आज हमारी है, मध्य प्रदेश में भी हमारी अब सरकार बैठ गई है। हम निश्चित रूप से उस विषय पर बड़े गंभीर है और गंभीरता के साथ हम उसका रास्ता निकाल करके वहां के लोगों को और वहां के विकास के लिए चिंतित हैं। और पूर्ण रूप से हम केवल चिंतित ही नहीं है, हम चिंतित ही नहीं है, हम बल्कि उसके प्रति एक प्रकार से ये कहें कि हम, हमारी इच्छा शक्ति है कि हम उसको पूरा करेंगे। और हम ये वचन देते हैं कि हम उसको ठीक करके और संचरी अभ्यारण्य वाला जो विषय है वहां के लोगों को उससे निजात मिल सके, उससे मुक्ति मिल सके, हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं। एक और सवाल, चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको बहुत कुछ पता होता है। इस बार आप 24 उपचुनाव जो हो रही हैं उनमें से बीजेपी कितने सीट लेकर आएगी, तमाम दर्शकों को बता दें। देखिए ये केवल वादा करने वाली बात तो है नहीं, मैं 24 का तो कह नहीं सकता हूं, लेकिन मेरा भरोसा है कि जिस सीट पर हम चुनाव के प्रभारी हैं उस सीट को हम जीत करके जाएंगे। और वैसे तो हर जगह के हमारे प्रभारी बड़े संगठनात्मक और हर दृष्टि से परिपक्व और अनुभवी लोग लगे हुए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं केंद्र और प्रदेश की, और हमारे नेताओं का नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब हम 1 और 1 11 हैं और इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत करके। मेरा सवाल इसलिए था के जी, चूंकि हम जानते हैं आप जो सियासत के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं और आपको बहुत कुछ पता होता है कि आने वाला दिनों में होने वाला क्या है, इसलिए मेरा सवाल था क्या 24 में 24 सीट लेकर आएगी बीजेपी? सरकार मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में अपना खंबा ठोकी है, तो अब मजबूती के साथ ही हम सरकार चलाएंगे और हम वचन देते हैं कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ चलेगी। चलिए एक लास्ट कमेंट हम आपसे चाहेंगे। कोरोना काल है, तमाम दर्शकों को, तमाम जो इस वक्त जितने भी आपको मध्य प्रदेश के जनता देख रहे हैं और देश दुनिया की जनता देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस समय लॉकडाउन में थे उस समय मुझे लगता है हम बहुत सेफ थे, बहुत सुरक्षित थे। उसके बाद ये अनलॉक 1 अनलॉक 2 जो हो रहा है, स्वाभाविक रूप से इसमें लोगों ने अपनी जिम्मेदारी, उनको लगा कि अब सब फ्री हो गया और हमने केवल एक मास्क लगा लिया तो हमने कोई कवच कुंडल पहन लिए हैं। ये कवच कुंडल नहीं है मेरे बंधुओं। मैं प्रदेश की जनता से, आम लोगों से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जितना हम सोशल डिस्टेंसिंग और अनावश्यक हमें बाहर नहीं निकलना। बिना काम के हम मास्क लगाए हैं और चाय की दुकान पे गपशप करने खड़े हैं, कोई काम ही नहीं है, लुंगी लगा करके बाहर निकल गए, क्या जरूरत है? अरे काम हो तो आप जाइए। ये जितना हम घर में रहेंगे अपने आप को उतना ही हम सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक बात हमेशा दोहराते हैं और कहते हैं कि 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी, और जिसको मुझे लगता है कि सबको अपनाना चाहिए। नहीं, 2 गज की दूरी भी उनमें जरूरी है जिनको जरूरी काम से जाना है। बाकी तो 2 गज की जरूरत क्या, अपने अपने घरों की दूरी बना के रखो। 2 गज की दूरी तो उनको जरूरी है जो बाजार में हो, बाकी अपने घर में रहो तो कम से कम 100 गज की दूरी रहेगी एक घर से। चलिए बहुत 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 आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक लाइव को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी रंजीत जी सुरक्षित रहें, मेरी और शुभकामनाएं। हम आपको शुभकामना देते हैं कि आप अपने चुनाव में विजयी हो जाएं, ताकि फिर से हम दोबारा आपसे बात करें। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक के श्रीवास्तव जी, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर बात की। चूंकि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसी को लेकर वो बात कर रहे थे। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।